विश्व रंगमंच दिवस है आज और हमारे बीच हैं शहर के देश के जाने माने रंगकर्मी भानु भारती जी। भानु जी, आपका स्वागत करते हैं। भानु जी, थोड़ा सा ये बताएं कि ये रंगमंच दिवस मनाने की औपचारिकता होनी चाहिए? अगर औपचारिकता है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे जीवन में रंगमंच का कोई महत्व है तो ये सिर्फ वर्ष में एक बार नहीं, हर दिन मनाया जाना चाहिए। देखिए, आदमी को अगर इंसान होना है तो जितना उसके लिए रोज़ी ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है, उतनी ही उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। और शिक्षा का एक अद्भुत माध्यम है रंगमंच, जो मतलब अगर कुछ संपूर्ण शिक्षा का कोई कॉन्सेप्ट अगर हो सकता है, वो शिक्षा जो हमें अपने भीतर का आत्म साक्षात्कार कराती है और उसके साथ ही साथ हमें अपने समाज, अपने समय के प्रति भी सचेत करती है, जागरूक करती है। अब बताइए कि इसके अलावा इस शिक्षा का और क्या तात्पर्य हो सकता है। आजकल ये अलग बात है कि हमने शिक्षा को रोज़गार से जोड़ दिया है, और ठीक है, रोज़गार अपनी जगह बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक ख़ास तरह की शिक्षा भी, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है वो तो देखिए जो हमें पशु से इंसान में तब्दील करती है, वो तो फिर एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमारे आत्म को विस्तार दे और हमें न सिर्फ अपने समय, अपने समाज से जोड़े, बल्कि उसके बियॉन्ड जा कर के उस, अगर कोई वो शक्ति है जो अननोन, जिसे अभी तक हमने वास्तविक तौर पर नहीं देखा लेकिन महसूस जिसे हमेशा किया है, उस अज्ञात तक हमें ले जाने का मार्ग प्रशस्त करे। और इसमें लालच जी, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। ये जिसने भी रंगमंच का अनुभव किया है, उसके पास से भी थोड़ा सा होकर गुजर गया है, वो मेरी बात की तायीद ज़रूर करेगा। भानु जी, हमारे यहाँ पर संस्कृत में 2000 साल पहले, 3000 साल पहले बहुत सारे नाटक लिखे गए और इसके अलावा रंगमंच की भारत में बहुत परंपराएं रही। और यूँ माना जाए कि ग्रीस में भी थिएटर होता था, हमारे यहाँ भी होता था और आपस में एक दूसरे के थिएटर से भी हमने सीखा। भरत मुनि ने उस ज़माने में नाट्य शास्त्र लिखा। यूँ माना जाए कि नाटक पर या रंगकर्म पर एक प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक भी हमारे यहाँ लिखी गई। लेकिन फिर रंगकर्म की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि रंगकर्म आधुनिक समय में अंग्रेज़ या यूरोप से चलकर हमारे यहाँ पर अब जो हम थिएटर करें वहाँ से चलकर आया। ये बताएं कि इतनी प्राचीन परंपराएं और ये आधुनिक रंगकर्म, इसके बीच में इतना गैप कैसे? ये वही बात है जैसे मैंने कहा कि गुलामी। अब अगर देखिए कि मैं सिर्फ रोजी रोटी के लिए ज़िंदा रहूं तो फिर मेरे में और एक जानवर में पेट तो जानवर भी भरता है। और अगर ये जो असली गुलामी का वो यही होता है कि हमसे हमारी संस्कृति, हमसे हमारी कलाएं छीन ली जाएं, हमसे हमारी भाषा, हमारी अस्मिता छीन ली जाए, तब हम गुलाम होते हैं। और ये जो देखिए, एक बात पर गौर कीजिए कि उससे पहले भी बाहर से हमारे यहाँ लोग आए, उन्होंने शासन भी किया, लेकिन वो यहाँ बस गए। वो हमें लूट करके और वो बाहर उन्होंने हमारी संपत्ति का कहीं कोई वो नहीं किया। लेकिन अंग्रेज़ों का जो शासन था, उन्होंने हमें सही माने में ग़ुलाम बनाया। उनका हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से कोई वास्ता नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सरमाए को, हमारा आर्थिक शोषण करने के लिए वो यहाँ थे। और वो जानते थे कि किसी भी कौम को ग़ुलाम बनाना के लिए ज़रूरी है कि उसका आत्मसम्मान सबसे पहले नष्ट किया जाए। और वो आत्मसम्मान तब नष्ट होता है जब मुझे मेरी भाषा से,
मेरे संस्कृति से, मेरी सभ्यता से, मेरे इतिहास से काट दिया जाता है। और यही वजह थी कि एक लंबे अंतराल, मतलब आप देखिए कि इसमें ये ज़रूर है कि जो हमारा क्लासिकल थिएटर था, वो ये जो बाहर से जो शासक हमारे यहाँ आए और वो चाहे यहाँ बस गए, लेकिन क्योंकि उसमें उन्होंने म्यूज़िक के लिए बहुत कुछ काम किया, नृत्य में भी कुछ काम हुआ, लेकिन रंगमंच उनकी संस्कृति का पार्ट नहीं था। तो इसलिए जो राजाश्रय जो रंगमंच को उनके आने से पहले यह प्राप्त था, और जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर था, वो क्लासिकल कोई भी कला जो राज्याश्रय के बिना जीवित रहती नहीं, तो वो उसको जो प्रश्रय मिलना चाहिए था वो ख़त्म हुआ। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो संस्कृत नाटक का ट्रेडिशन था वो कम होता गया। लेकिन आप देखिए कथकली और यक्षगान और इस तरह की समृद्ध, जिन्हें हम आज लोक कहते हैं, और वो लोक परंपराएं जो थीं, और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साउथ में, मतलब यक्षगान यहाँ पर, वो पूरे देश में थी। अब हर भाषा, हर समाज, हर उसमें लोक रंगमंच, लोक कलाएं, लोक साहित्य वो जीवित था। लेकिन जो तथाकथित हमारा संभ्रांत और अंग्रेज़ी भाषा में दीक्षित जो समाज था, उसको वो लोक कलाएं जो हैं, उस लोक से वो कट गया था। तो इसलिए वो जो लोक कलाओं को भी वो नीची नज़र से देखने लगा, और अंग्रेज़ों की देखा देखी जो उन एंटरटेनमेंट के लिए जो ड्राइंग रूम प्लेज थे, उनको थिएटर समझने लगा, और वो भी एक इमिटेशन की तरह से उनकी नकल में वहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन नकल भी आपको अंततः तो प्रेरित करती है कि आप उसमें और जो हमारे हमारा मिडिल क्लास था, वो ख़ास तौर से जो, मतलब देखिए कि सबसे पहले अंग्रेज़ कलकत्ता में आए, तो बंगाली समाज पर उनका असर सबसे पहले हुआ, और वहाँ पर ये शिक्षा जो है पाश्चात्य और अंग्रेज़ी की शिक्षा वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर जो उनमें जो ऐसे लोग थे जिनमें जिज्ञासा थी, उन्होंने उस थिएटर का अध्ययन शुरू किया। वो लंदन और इंग्लैंड जाकर के उन्होंने उस रंगमंच का विधिवत अध्ययन किया, और उन्होंने यहाँ पर आकर बंगाली में सबसे पहले, और फिर महाराष्ट्र में, मराठी में कुछ प्रयोग हुए। और हमारे जो आज़ादी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जो हमारे बड़े साहित्यकार थे, वो चाहे हिंदी में थे या बंगाली, मराठी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में जो महत्वपूर्ण लेखक थे, उनका ध्यान भी रंगमंच की ओर गया, और उन्हें लगा कि समाज की शिक्षा के लिए, समाज में चेतना विकसित करने के लिए ये एक बड़ा सशक्त माध्यम है। और उन्होंने कुछ गंभीर प्रयास इस ओर शुरू किए, और उसी के चलते कुछ बड़े महत्वपूर्ण नाटक हमारे साहित्य में आए। जैसे आप देखिए कि अंधा योग, अब 50s में लिखा गया ये नाटक है, लेकिन आज तक वो नाटक खेला जा रहा है, और आज तक वो प्रासंगिक बना हुआ है। सही माने में अगर कोई मॉडर्न क्लासिक अगर किसी को कहा जा सकता है, तो हिंदी में वो अंधा योग है, या फिर तुगलक है जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। तो ये इस तरह के नाटक वो हुए। विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश और बादल सरकार और तमाम लोग, ये लोग प्रवृत्त हुए, और इन्होंने सीरियस, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे जैसे हमने एक गंभीर प्रयास इस ओर शुरू किए, तो हमने मुड़ के अपनी परंपरा और जो हमारे पास, मतलब संस्कृत को भी दोबारा से, संस्कृत रंगमंच की, उसको भी हमने देखा, और हम अपनी लोक परंपराओं से भी जुड़ना शुरू किए,
और उसके चलते ही हबीब तनवीर और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने भी जो प्रयोग किए, तो ये फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये खाई पटेगी, पट रही है, काफ़ी हद तक पटी है और पटेगी। लेकिन देखिए, आवश्यकता ये है कि जो हमारी, अब हम एक डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी में अगर हम सब कुछ व्यावसायिक नज़रिए से देखने लगेंगे, रोज़ी रोटी की दृष्टि से देखने लगेंगे, और यहाँ तक कि शिक्षा को भी हम व्यावसायिक बना देंगे और हेल्थ को, तो मतलब फिर हम जो है वही काम कर रहे हैं जो कि हमारे आक्रांता जो थे, जो कॉलोनियल शासक थे, उन्होंने किया। आवश्यकता ये है कि शिक्षा को, स्वास्थ्य को हम इसका बाज़ारीकरण ना होने दें, और इस शिक्षा का अर्थ केवल रोज़ी रोटी ना रह जाए, वो व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसे और समृद्ध बनाने के लिए हो। और उसमें फिर रंगमंच की आवश्यकता और रंगमंच का महत्व तब हम समझेंगे। और रंगमंच देखिए व्यावसायिक तो हो सकता है, कॉमर्शियल नहीं, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस, कॉमर्शियल और प्रोफेशनल, इसमें भेद है, और ये भेद हमें करना पड़ेगा। और व्यावसायिक रंगमंच, मतलब हर चीज़ को अगर आप व्यवसाय बना देंगे तो फिर आदमी बहुत गरीब हो जाएगा। तो इस तरफ, हाँ, ये मेरा ख्याल है कि दिस इज़ हाई टाइम दैट वी रियलाइज दिस। भानु जी, पारसी थिएटर, ये माना जाए कि इसके जन्म के पीछे कहीं ना कहीं फारसी लोग रहे, वे भी बाहर से आए, बाद में अंग्रेज़, उनके साथ दूसरा थिएटर, और उसके बाद आधुनिक थिएटर जिसकी कल्पना हमने की और जो हम कर रहे हैं। उसके बीच बीच में जैसा कि आपने हवाला भी दिया, रतन थियम ने जैसे कुछ काम किया, आपने यहाँ पर स्थानीय लोक बिंबों का इस्तेमाल किया, और भी बहुत सारी जगह पर ऐसे इस्तेमाल नहीं किया। यही एक दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों ने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल आप करेंगे वैसे भी वो गलत है। आप उसके साथ जुड़ के और उसके साथ एक अंतर संबंध और एक अंतर प्रक्रिया जब तक आप नहीं वो करेंगे, तब तक वो, सर्वेश्वर जी ने एक बार लिखा था कि आजकल लोग फोक की झालरें लटका, उन्होंने लोक नहीं कहा, उन्होंने फोक की झालरें लटका देते। तो ये नहीं, इस तरह से नहीं। और ज़्यादातर जो काम हुआ है दुर्भाग्य से, वो ऐसा ही हुआ है कि हमने फोक की झालरें लटका दी हैं। वो ठीक नहीं है। एक जीवंत रिश्ता आपको बनाना होगा अपने लोक के साथ, और वो एक दिन में नहीं बनेगा। हमें पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये खाई बहुत गहरी हो गई है इतने वर्षों में, और इसको पाटने की एक सतत प्रक्रिया बहुत कॉन्शियस लेवल पर, और उसमें हमारी सरकारें, उसमें हमारे सांस्कृतिक संस्थान, उसमें हमारे तमाम शिक्षा संस्थान, इन सब का दायित्व है। आप देखिए कि जिस देश में, ये कितनी बड़ी त्रासदी है, जिस देश में पहला शास्त्र रंग नाटक का लिखा गया, वो आज नाटक में इतना विपन्न है। मतलब ये हम ग्रीक थिएटर की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी एरिस्टोटल ने, मतलब ये तो है कि ट्रेजेडी की एक सैद्धांतिक वो उन्होंने दी, लेकिन इस तरह का संपूर्ण शास्त्र जिसमें सभागार कैसा होगा, कितनी तरह के सभागार पॉसिबल हैं, किस तरह का
आंगिक अभिनय होगा, वाचिक अभिनय, अभिनय के इतने वो, और मतलब जो वेशभूषा है संगीत, उसको भी अभिनय का दर्जा दिया गया, वो भी तो आपके अभिनय का वो है। तो मतलब और फिर उसे सात्विक तक ले जाया गया। तो अब ये जो है, और भरत मुनि ने कहा कि अभिनेता जो है वो एक साधक है, वो योगी की संज्ञा दी उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा कर्म है, और ये जो है एक हमने इसे जितना आसान समझ लिया या बना दिया है, और आजकल तो माफ़ कीजिए, रंगमंच को सिनेमा या टेलीविज़न या अब एक और ओटीटी जो शुरू हुआ है, उसका स्टेपिंग स्टोन की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इससे दुखद और इससे ट्रेजिक कुछ, अगर हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये पहले हम ये जानें कि आज़ादी के मानी क्या होते हैं, के अर्थ क्या है। मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि जो बाहर से तकनीकें आई आधुनिक रंगमंच की, और उसके बीच में हमारे ये लोक प्रयोग, इनको जोड़कर क्या हम कोई एक हाइब्रिड थिएटर बना पाएँ, देखिए हाइब्रिड उसको, या मतलब ऐसा थिएटर बना पाएँ जो भारतीय थिएटर। अगर देखिए, मतलब आज जो भाषा हम बोल रहे हैं, इस भाषा पे कितनी दूसरी और भाषाओं का असर है। टर्की का है, फारसी का है, अरेबिक, वो है पुर्तगाली तक, और अंग्रेजी का है, और तमाम दूसरी भाषाओं। तो मतलब ये तो एक ये होता है कि जब मैं बराबरी के उससे आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, तो आपसे मैं कुछ ग्रहण करता हूँ आपने, और वो एक सहज एक प्रक्रिया होती है जो हम लर्न करते हैं, नेचर से लर्न करते हैं, हम पशु पक्षी से हम हर एक चीज़ से वो सीखते हैं। और फिर देखिए, कहीं का भी रंगमंच हो, अंततः तो वो एक मानवीय प्रक्रिया है कि तहत ही वो है, और उसमें अपनी तरह की वैलिडिटी है। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि पाश्चात्य जो है वो सब ने कहा, वो भी गलत है। अब आज अगर मैं पैंट और शर्ट पहनता हूँ, तो मैं धोती पहन के भारतीय नहीं हो जाऊँगा। हाँ, मैं अंदर से मेरी एक ज़रूरत, जैसी जिस तरह की ज़रूरत गांधी को महसूस हुई और उन्होंने लंगोटी लगाई, वो उसका तात्पर्य बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने को भारतीय सिद्ध करने के लिए ये नहीं किया। तो मतलब ये, अब आज अगर हमारा पहरावा उस तरह से बदला है, तो मतलब उसके भीतर से हम अगर अपने, वही मैं कह रहा हूँ कि आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत है। और वो शिक्षा, वो जो हमें रंगमंच देता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम आत्म सजग नहीं हैं तो रंगमंच तो नहीं कर सकते। मशीन तो मैं चला लूँगा, उसमें आत्म सजग होने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। जैसे मैं कार ड्राइव करता हूँ, वैसे ही मैं एक मशीन ऑपरेट कर लूँगा। लेकिन रंगमंच करने के लिए तो मुझे सबसे पहले एक आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत होती है, और उसके साथ ही साथ मुझे अपने समाज, अपने समय के गहरे साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, और उसके लिए मुझे सतत शिक्षित होते रहने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी चर्चा हिंदी रंगमंच की भी करते हैं। हिंदी रंगमंच ने जो एक सुंदर यात्रा शुरू की, क्या वो उसी मार्ग पर, उसी राजमार्ग पर आगे चल रहा है, या आपको लगता है कहीं गलियों में भटक गया? राजमार्ग तो सबसे पहले अवरुद्ध होते हैं। कोई राजमार्ग कभी था? हाँ, ये ज़रूर है कि आज़ादी के बाद, ख़ासतौर से 50
और 60 के दशक अलकाज़ी में और जब उन लोगों ने शुरू किया। हमारे जो उस वक्त के जो राजनेता थे, उस वक्त के जो वो इतने सजग थे कि उन्होंने जहाँ एक और विज्ञान और तकनीकी संस्थान खोले, वहीं उनके साथ साथ ही उन्होंने कला संस्थानों की परिकल्पना भी की। और ये जो हमारी एकेडमीज़ हैं वो उसी दौरान, साहित्य एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी, ये सब उसी दौरान बनेंगी। और उसी के साथ साथ कला प्रशिक्षण के संस्थान भी क्रिएट हुए, जिनमें से एक संस्थान में मैं पढ़ा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो ये तो वो जो दौर था उसे आप कलाओं का राजमार्ग या हिंदी रंगमंच का राजमार्ग या कोई भी संज्ञा अगर देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निरंतर न सिर्फ इन संस्थाओं का क्षरण हुआ है, चाहे हमारी एकेडमीज़ हैं, चाहे हमारे ये जो प्रशिक्षण संस्थान है कलाओं के, और वो केवल कलाओं के क्षेत्र में नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है कि एकेडमिक्स में भी और तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी ये क्षरण हुआ है, क्योंकि एक अपैथी जैसा वो एक वो बना और सरकारों का ध्यान इस ओर कम होते होते लगभग नगण्य सा हो गया। तो अब ये तो वो तो है। और मैंने आपसे कहा कि जब तक सरकारी संरक्षण, उसको कहना मुझे, क्योंकि ये हमारा जैसे ये सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान देकर और कलाओं की महत्व को समझे, उन्हें ये न समझे कि ये सिर्फ विलासिता की चीज़ें हैं। ये कला विलास नहीं है। कला हमारे को संस्कारित करने के लिए एक बहुत बड़ा और हमें वो मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है। और इसको अगर हम नहीं समझेंगे और आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं समझेंगे तो फिर हम कहाँ फिर क्या है, किस उसमें है। सृजन या सर्जक का किसी मत से बंधा हुआ होना एक तरह से उसकी संकीर्णता का परिचायक मान लीजिए, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा उसका विस्तार होगा सृजक और सर्जन दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ पर यह आरोप लगता रहा कि कोई भी कलाकार या कलाधर्मी या कोई भी कला है, अगर आपके पास मस्तिष्क है और आप क्रिएटिव है तो आपका वामपंथी होना ज़रूरी है। नहीं, कोई भी कला, देखिए जब भी आप किसी भी कला, ख़ासतौर से रंगमंच, तो रंगमंच में जब आप समाज का वो करेंगे, जब आप चीज़ों को का विश्लेषण करेंगे तो उसमें राजनीति तो आ जाएगी। और वो अब जब चेतना की आप बात कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक चेतना और तमाम सामाजिक चेतना के साथ साथ वो राजनीतिक चेतना भी उस चेतना का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। तो लेकिन अब उसमें मतलब कोई आइडियोलॉजी, और जहाँ भी ये हुआ है वहाँ कला नष्ट हुई है। और जहाँ वो मतलब आदमी की बेसिक मानवीयत उससे चिंता से जुड़ी है, तो उसकी फिर राजनीति कुछ भी हो, वहाँ एक बड़ा सर्जन हुआ है। तो मतलब देखिए, कोई भी बड़ा कलाकार पार्टी वर्कर नहीं होकर के बड़ा कलाकार हुआ और ना होगा। और जब इस तरह की कोशिशें हुई तो आप देखिए इतना बड़ा मूवमेंट इप्टा का एक ज़माने में खड़ा हुआ था, वो आज कहाँ है। और उसकी उसका जो हार्स हुआ उसके पीछे यही था कि वो एक पार्टी के कंट्रोल में, और तो पार्टी कार्यकर्ता की तरह कलाकार अगर काम करेगा तो वो न पार्टी के साथ न्याय करेगा न कला के साथ न्याय करेगा। तो मतलब अगर मेरा धर्म, मेरा मुख्य वो अगर कला है
तो मुझे अपने उसके प्रति वो होना चाहिए, ना कि उत्तरदायी होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या किसी आइडियोलॉजी तक। देखिए, अगर आप सचेत व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, चेतन व्यक्ति हैं, तो आपकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी, फिलॉसफी ये तो होगी। और फिलॉसफी तो आइडियोलॉजी से आगे की बात है। तो आइडियोलॉजी को ही लेकर के आप बैठ जाएंगे तो आप कोई सृजन तो, और महत्वपूर्ण सृजन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अच्छे कुछ लेखकों का आप देखिए कि वो बहुत आगे नहीं जा पाए, जिनमें बड़ी संभावनाएं थी। और वो उसका एक कारण बहुत बड़ा ये रहा है कि इस तरह की वो उसमें जहाँ आपकी प्रतिबद्धता है किसी आइडियोलॉजी या पार्टी के साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ हो जाती हैं, तो वो फिर नहीं हो। भानु जी, जाते जाते हिंदी रंगमंच का खास तौर पर क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, अगर बहुत फौरी तौर पर बात की जाए, मतलब 5 साल 10 साल की, तो बड़ा ब्लीक लगता है बहुत। लेकिन अगर मैं हमेशा ये मानता हूँ और कहता हूँ कि आदमी जब तक आदमी बना रहेगा, मशीन नहीं हो जाएगा, तब तक रंगमंच का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि ये आदमी की आंतरिक आवश्यकता है। और देखिए कि तमाम संकटों के बावजूद, यहाँ तक कि ये इतना हमारा ये जो कोरोना काल जिसे हम कहते हैं, अगर ये कोई काल है तो बड़ा क्रूर काल है ये। तो इस वक्त भी आप देखिए कि रंगमंच ये सुगबुगाहट बराबर बनी रही है। और अब जैसे जैसे थोड़ा बहुत वो हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि तमाम जगह, छोटे बड़े शहरों में इधर उधर इतनी एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अब उसमें कोई राजमार्गीय काम हो रहा है या नहीं, या वो बहुत, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये सुगबुगाहट बनी रहे, लोगों में रंगमंच के प्रति आकर्षण बना रहे। भानु भारती जी, आपका हृदय से आभार।